ठीक है मनीष, देखिए अगर पिरामल फार्मा की बात करें तो देखो, जैसे आपने कहा कि ये बेसिकली एक डीमर्ज्ड एंटिटी है। शुरुआत में मुझे याद है जब ये शेयर लिस्ट हो गया था, बहुत ही उत्साह था, लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन एक दो क्वार्टर्स आने के बाद हमने देखा कि कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई, तो मार्केट थोड़ा निराश हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो वर्टिकल स्ट्रेंथ इनके हैं, प्लस इनका जो रेवेन्यू बेस है, प्लस जिस प्रकार से सेगमेंट्स में ये काम करते हैं, मुझे लग रहा है कि देखिए ये लेवल काफी बॉटम वाला लेवल लग रहा है। ये लेवल पे स्टॉक काफी टाइम तक कंसोलिडेट हो रहा है। अनुमान है कि पॉसिबली सेकंड हाफ ऑफ FY24 में प्रॉफिटेबिलिटी पे ये कंपनी आएगी, और काफी बड़ा धंधा है, करीबन 10,000 करोड़ का रेवेन्यू बेस है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, आपको शेयर ऐसे तभी खरीदने होते हैं जब ये अंडर परफॉर्मिंग करते होते हैं, और तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बैठता है। तो हमारे हिसाब से अगर 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लेके इसको खरीदा जाता है 96-97 रुपीज में, तो 135-140 का टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट टीम है, बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई है, बट डेफिनेटली हमको उम्मीद है कि FY24 के सेकंड हाफ में या FY25 में कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, तो इसमें डेफिनेटली खरीदने का एक मौका बनता है। तो देखिए मनीष, MRPL में तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तीसरा सेकंड क्वार्टर जो आएगा, इसमें जो राइजिंग क्रूड प्राइसेस का असर है वो शायद आपको देखने को ना मिले, क्योंकि रीजनेबल इन्वेंट्री कंपनी के पास है। बट जो तीसरा क्वार्टर रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए अभी ईरान इजराइल का जो वॉर चल रहा है, अगर ये दिसंबर के बियॉन्ड चलता है तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ने की चांसेस है, और तभी शायद ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन थोड़े से दबाव में आ सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए सबसे बड़ा जो वेरिएबल होता है वो क्रूड का प्राइस होता है, और क्रूड ज्यादातर इंपोर्ट होता है। मेरे ख्याल से देखिए, हमारी राय यहाँ पे होल्ड की रहेगी। 120-125 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में Q2 के नंबर्स अच्छे आएंगे, लेकिन उसके बाद होपफुली अगर वॉर जल्दी खत्म नहीं होती तो डेफिनेटली आपको एक फ्रेश रिव्यू लेना पड़ेगा। बट मेरे ख्याल से 125 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो जिनके पास है वो होल्ड करे। 1 ईयर के लिए हमको लग रहा है 125-130 का एक कंफर्टेबल टारगेट मिल सकता है। देखिए, मैं भी समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक चल चुका है, लेकिन आप अगर क्रेडिट ग्रोथ देखो, अगर कॉर्पोरेट कैपेक्स देखो, रिटेल डिमांड देखो, तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक के कैटेगरी में ग्रोथ दिखा है, और ये ग्रोथ हमको लग रहा है कि आपको सेकंड क्वार्टर में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका जो बिजनेस अपडेट आया था इसमें काफी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री मैनेजमेंट ने कही है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर किसी का नजरिया साल भर का है, तो मेरे ख्याल से करंट प्राइस या थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसे बैंक्स में सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप SBI या ICICI बैंक को कंपेयर करें तो इनका बेस वैसे भी छोटा है, तो परसेंटेज गेन्स तो अच्छी बनेंगी। तो यहां से मुझे लग रहा है कि अगर साल भर का नजरिया है तो करीबन 130-135 का एक मीडियम टर्म टारगेट बन सकता है। देखिए, ये शेयर में जो मर्जर हो गया है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस और इक्विटा फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका भी काफी रब ऑफ इफेक्ट अभी आना बाकी है। तो डेफिनेटली आई थिंक फॉर 1 ईयर 130-135 का अगर किसी का नजरिया है तो इसमें खरीदा जा सकता है। इनफैक्ट देखिए मनीष, मुझे लग रहा है कि मेटल सेक्टर में ना अभी भी काफी सॉफ्टनेस और वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। Q2 का तो क्वार्टर मैं समझता हूँ काफी वीक आएगा, और ऑल्दो एल्यूमिनियम नॉन फेरस मेटल का पार्ट है, और फेरस मेटल्स के कंपैरिजन में अच्छा किया है। मैं सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स की वेट करना चाहूंगा, और उसके बाद जो कमेंट्री आएगी, जो आउटलुक शेयर होगा मैनेजमेंट का, उसके बाद एक निवेश का मौका ढूंढूंगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए, मेटल स्पेस में अभी भी काफी वॉलेटिलिटी है। लग तो रहा है कि मेटल स्पेस की सारी कंपनीज थोड़ा वीक परफॉर्मेंस दिखाएगी, तो आई वुड प्रीफर टू वेट एंड वॉच। फिलहाल तो इस लेवल पे मैं खरीदना नहीं चाहूंगा। Q2 के बाद, रिजल्ट आने के बाद हम एक फ्रेश रिव्यू। डेफिनेटली देखिए, जिस प्रकार का ग्रोथ ऑटोमोटिव सेक्टर में हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में हो रहा है, देखिए इनका कंपनी का जो प्रोडक्ट है मनीष, मुझे लगता है कि काफी बड़ी स्केलेबिलिटी अपॉर्चुनिटी है। तो नजरिया अगर आपका थोड़ा सा लंबा है, अगर आप साल सवा साल अगर यहाँ पे होल्ड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली उसके बाद वैल्यूएशन अच्छे लगेंगे। करंट लेवल पे मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आएगा, तो हमारा मानना है कि यहाँ पे होल्ड करें। फ्रेश निवेश के लिए जैसे मैंने कहा कि देखिए, ये सारी कंपनीज Q2 के नंबर्स रिपोर्ट करेंगी, उसके बाद थोड़ा अंदाजा आएगा, बिकॉज सेकंड हाफ नॉर्मली ऑटो कंपोनेंट कंपनीज के लिए काफी अच्छा होता है, और इनका काफी बड़ा प्रेजेंस US, यूरोप एज वेल एज इंडिया में। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय है। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस नहीं है, बट हम वही कहेंगे कि यहाँ पे निवेशित हो तो कंटिन्यू टू होल्ड। इस दोनों शेयर पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। देखिए, अगर PNB की बात करें, पहले तो सरकारी बैंक में ये बैंक बहुत ही अंडर ओन्ड था। इनफैक्ट लोगों को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन पहला क्वार्टर का नंबर आने के बाद लग रहा है कि फाइनली जो क्रेडिट ग्रोथ है उसका असर पॉजिटिवली बैंक के ऊपर प्ले आउट हुआ है। हमको लग रहा है कि यही स्ट्रॉन्ग Q1 का ग्रोथ आपको Q2 में देखने को मिलेगा। देखिए, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक हो गई है, कॉर्पोरेट कैपेक्स भी चल रहा है, रिटेल डिमांड भी अच्छी है।
मेरे ख्याल से यहाँ पे 95 96 का टारगेट लेके यहाँ पे अगर किसी को खरीदना है, 75 का करंट प्राइस है, तो साल भर में मुझे लगता है कि 90 टू 95 रुपीज का एक मीडियम टर्म टारगेट बन सकता है। रही बात देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो देखिए ये एक ऐसी बैंक है जो बेसिकली पहले तो बहुत छोटी थी, लेकिन आज इनका कासा रेशियो 50% के ऊपर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी ऑलमोस्ट 2-3% है, और प्लस एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है, और इनका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एसएमई और एमएसएमई सेक्टर को बहुत अच्छी तरह से ये फंड करते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक क्यूआईपी भी किया था, तो इसका भी बेनिफिट फंडिंग का इनको मिलेगा। मेरे ख्याल से देखिए स्टॉक कंसोलिडेट होगा, क्योंकि निचले लेवल से काफी भाग चुका है, लेकिन अगर नजरिया साल भर का है तो 140 150 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। इसको बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी मैं कहूंगा, जब भी थोड़ा करेक्शन आता है तो खरीदने का मौका समझना है। देखिए पावर जनरेशन की बात करें तो ये एक फ्लेवर वाला सेक्टर है। सारी पावर जनरेटिंग वाली कंपनीज मनीष बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है, और अगर आप सीएससी को कंपेयर करें, अगर टाटा पावर से कंपेयर करें, टाटा टोरेंट पावर से करें, तो रिलेटिवली इनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा धीमा है। बट इनका सबसे बड़ा यूएसपी है कि बेसिकली ईस्टर्न इंडिया वहां पे ये काफी वेल पोजिशनड है। हाल ही में इन्होंने एक एक्सपेंशन भी किया है, तो मुझे लग रहा है कि देखिए सीएससी एक स्लो मूविंग स्टॉक जरूर है, लेकिन करंट प्राइस पे रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में है। तो करीबन 9500 का टारगेट प्राइस लेके अगले साल का अगर किसी का नजरिया है, तो मेरे ख्याल से इसमें निवेशित करने का सही समय 87-88 में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। लग रहा है कि दोनों कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल काफी है। अगर एसजीवन की बात करें तो देखिए गवर्नमेंट ने भी काफी अच्छा पैसा बनाया। अभी हाल ही में इन्होंने ओएफएस किया, तो काफी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी इसमें आए हैं। और मुझे याद है एक जमाना था मनीष, जब ये शेयर बहुत ही सस्ता मिलता था, कोई इसकी तरफ देखता नहीं था, लेकिन नंबर्स जिस प्रकार से 2-3 क्वार्टर से आए हैं, मुझे लग रहा है कि एसजीवन में डेफिनेटली अभी भी काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। हालांकि स्टॉक काफी चल चुका है, तो यहाँ पे 85-86 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। Q2 के भी नंबर्स हमको लग रहा है काफी अच्छे आएंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे होल्ड ही करे, क्योंकि देखिए क्रूड का जो मूवमेंट है वो आगे डिसाइड करेगा कि फ्यूचर का कैसे यहाँ पे शेयर की रैली बनेगी। सेकंड क्वार्टर के नंबर तो काफी दमदार आएंगे, जैसे पहले क्वार्टर के नंबर काफी स्ट्रॉन्ग आ गए थे। यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी मुझे सेकंड क्वार्टर के नंबर के बाद जो आउटलुक मैनेजमेंट शेयर करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर कहीं पे भी क्रूड का प्राइस स्पाइकअप होता है, तो इसमें डेफिनेटली इंक्रीज के लिए दिक्कत हो सकती है। तो होल्ड विद टारगेट प्राइस ऑफ 120, लेकिन ये होल्ड है, फ्रेश खरीदारी हम नहीं कहेंगे।